session, we are going to talk about the quantitative terms in which we can identify a great company. In fact, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा तो हमने फोकस सिर्फ इस पे किया था कि ग्रेट बिजनेस मॉडल क्या है. तो रिमेंबर दिस, सम पीपल वुड से कि ग्रेट बिजनेस मॉडल बड़े कम से दिख रहे हैं मेरे को. इट वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट स्टाइल का कॉर्नरस्टोन, और वो बार बार बोलता है वी इन्वेस्ट इन थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड. जो समझ नहीं पड़ती उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते. और अभी हमने इस कोर्स में अब तक जो सीखा है उससे हमें ये समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि मैं ग्रेट कंपनी आज ही खरीदूं. हो सकता है मेरे को जिंदगी में सिर्फ 20 आइडिया मिले, 30 आइडिया मिले या 5 आइडिया मिले ग्रेट कंपनीज के, लेकिन मैं एक्ट तभी करूंगा जब मुझे ग्रेट बिजनेस का आइडिया मिलेगा और वो सस्ता भी होगा, मतलब वैल्यूएशन वाइज भी ठीक होगा, जो भी हम आगे सीखेंगे. और जब तक कुछ नहीं मिलता तो कई लोग बोलेंगे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, अभी तो कौन सी चीज में इन्वेस्ट करूं. तो बहुत सिंपल सी बात है, जब तक कुछ नहीं मिलता तब तक हम इंडेक्स में रह सकते हैं. तो इसलिए हमारे पास इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो हमने सीखी है वो हमारी इन्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा पिलर है. और जब हमको लगेगा कि कोई स्टॉक हमको सस्ता मिल रहा है और अच्छी बिजनेस मॉडल है जो हमको समझ पड़ रहा है, तो रिमेंबर दिस, देयर विल बी मेनी ग्रेट कंपनीज, बट हमको जो समझ पड़ रही होंगी देयर विल बी क्वाइट फ्यू, बिकॉज इट वुड डिपेंड अपॉन कि मुझे जो इंडस्ट्री समझ पड़ती है, मेरा इंडस्ट्री का एक्सपोजर क्या है, तो उस पर डिपेंड कर रहा होगा. बट मेक श्योर यू लिमिट योरसेल्फ टू स्टॉक्स दैट यू अंडरस्टैंड. बट जैसे हमने कहा कि अब हम स्क्रीन करना चाहते हैं, तो एक स्क्रीन करने का तरीका था हम सब्जेक्टिव टर्म्स में स्क्रीन करें कि बिजनेस मॉडल क्या है. दूसरा स्क्रीन करने का तरीका हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम उसको स्क्रीन कैसे करें. तो अब हमें समझना है कि क्या क्या रेशियोज देखें जो बहुत पॉपुलर रेशियोज होते हैं, जिससे हम बिजनेस मॉडल को भी समझ सकें, बिजनेस को समझ सकें, और ये पता लगाएं कि ये कंपनी, हमारे इस कंपनी में कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है, क्योंकि हमारा जो रूल नंबर 1 है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम बार बार ध्यान रख रहे होंगे कि ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें गिर ना सके. तो रिमेंबर दिस एंड मार्क माय वर्ड्स, मेरे और आप में या मेरे और या आप में और नॉर्मल वॉरेन बफेट फॉलोअर्स में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस काफी लंबे टाइम तक रहेगा. इवन व्हेन यू आर डूइंग द कोर्स एंड इवन आफ्टर द कोर्स, आपको ये सीखना पड़ेगा कि हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते जिसमें रिटर्न ज्यादा की उम्मीद हो, हम उन स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें गिरने का चांस कम हो. तो आम आदमी वेल्थ मैक्सिमाइज के लिए हायर रिटर्न ढूंढ रहा होता है और वॉरेन बफेट फॉलोअर वेल्थ प्रिजर्व कर रहा होता है, क्योंकि वो ये समझता है कि अगर मैंने लंबे समय तक वेल्थ प्रिजर्व करी और जब जब मौका मिला मुझे उस पर छोटा रिटर्न भी मिल जाए, लेकिन कंपाउंड करके मैं काफी वेल्थ क्रिएट कर लूंगा. तो आते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स को कैसे देखें. तो पहला क्वांटिटेटिव टर्म जिसमें हम पता करना चाहते हैं कि ये कंपनी सस्ती है या नहीं है, दैट वुड बी, जो हमने बहुत टाइम से बहुत बार बात की है, उसके बारे में बात करते हैं. और वो बात करते हैं कि पहला तरीका P by E रेशियो से. P by E रेशियो जो हमने बहुत बात की है, लेकिन अभी तक हमने उसको लिमिट किया है इंडेक्स पे, अब हम लेके आ रहे हैं उसको स्टॉक पे. लेकिन स्टॉक पे P रेशियो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता जितना इंडेक्स पे यूजफुल होता है, बिकॉज पूरी 50 कंपनियों की कोई ना कोई अर्निंग होती है और वहां पे अर्निंग कलेक्टिव एज अ पूरी इंडस्ट्री की अर्निंग में इतनी वेरिएशन नहीं होती जितनी इंडिविजुअल स्टॉक की अर्निंग में वेरिएशन होती है. तो स्टॉक्स एकदम से लॉस में चले जाएंगे, पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अर्निंग दिखेगी नहीं, या बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो वहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है. दूसरा अर्निंग का प्रॉब्लम ये है, जब हम ई बोलते हैं तो ई का मतलब है ईपीएस, जो हम नेट इनकम से निकालते हैं, मतलब कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको हम बोल देते हैं अर्निंग पर शेयर. अभी अर्निंग्स को, नेट इनकम को मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है. हमें मैनिपुलेट करना इन द सेंस, दो तरीके की मैनिपुलेशन हो सकती है, एक अनएथिकल मैनिपुलेशन और एक इलीगल. याद रखिए, इलीगल रिलेटिवली काफी कम होती है, ज्यादा मैनिपुलेशन जो होती है वो अनएथिकल होती है. जैसे मेरे कुछ अकाउंटिंग रूल्स हैं जिनको यूज करके मैं थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा या प्रॉफिट कम दिखा सकता हूँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो सकता है वो अनएथिकल हो. जैसे अर्निंग मैनिपुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है, समझिए हमने बहुत लोगों को कोर्स कराया और हमने सबको बोला पूरा कोर्स कर लो, कोर्स पसंद आएगा तो आपको फीस पे करनी होगी, लेकिन मैं कोर्स सबको करा रहा हूँ, मतलब समझिए क्लासरूम कोर्स है, समझिए या ऑनलाइन कोर्स भी है, मैंने सबको कोर्स करा दिया. तो अकाउंटिंग के रूल्स ये कहते हैं, जिसको बोलते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग, कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा, तब नहीं जब पैसे मिलेंगे. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब किया जाता है, रिकॉग्नाइज जब आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी है. तो अगर लोगों ने मेरा कोर्स सुन लिया है तो मैं उसको सेल दिखा सकता हूँ. तो समझिए अगर हमने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए एक बंदे से लेंगे और 10 लोगों को हमने पढ़ाया और 10 लाख रुपए मेरे को मिलने वाले हैं, अभी तक मिला नहीं है लेकिन मैंने उनको पढ़ा दिया है, तो मैं इसको 10 लाख अपना रेवेन्यू दिखा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स. तो इसमें इसको बोलते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग. तो 10 लाख रुपए मेरी सेल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं आया तो ये अकाउंट रिसीवेबल में चल जाएगा, मतलब अभी तक पैसे मिले नहीं है लेकिन नेट इनकम पर्पस के लिए सेल हो गई है, तो मेरा प्रॉफिट वहां पे 10 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल 10 लाख रुपए से बढ़ गई है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो 10 लाख मेरे पास आए नहीं. हो सकता है मैं ऐसे क्रेडिट पे सेल करते जाऊं और प्रॉफिट दिखाते जाऊं और फाइनली मैं बोलूं ये जो अकाउंट रिसीवेबल है वो बैड डेट में चले गया है या वो अब रिकवरेबल नहीं है और मैं उसको राइट ऑफ कर दूं. उससे आप थोड़ी सी अर्निंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं या काफी मैनिपुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली डेप्रिसिएशन रूल्स जो होते हैं, उसमें अगर मैंने कुछ रूल चेंज कर दिया, समझिए मेरा एक लैपटॉप है जिसमें 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा, उसकी लाइफ समझिए 5 साल है, तो मैं उसको 20-20 हजार करके हर साल डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो 20 हजार का मैं उसको एक्सपेंस दिखाता हूँ, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है. लेकिन 1 लाख एक्सपेंस नहीं दिखाता, 1 लाख मेरे बैलेंस शीट पे ये एसेट की तरह पड़ा रहेगा और इसको मैं 20-20 हजार करके हर बार डेप्रिशिएट करते जाऊंगा और एक्सपेंस दिखाते जाऊंगा. अभी हो सकता है मैंने कुछ कंप्यूटर में कोई स्क्रीन गार्ड लगा दिया या उसको लैमिनेट कर दिया, उसमें 500 रुपया खर्चा है या 1000 रुपया खर्चा है, मैंने वो 1000 रुपया खर्चा करके बोला कि अब इसकी लाइफ 5 साल नहीं अब 10 साल हो गई है, क्योंकि मैंने इस पे कुछ 1000 रुपए का खर्चा किया है और इसको इसकी लाइफ लॉन्ग करने की कोशिश की है. और अगर मैं अपने रूल्स में ये बोलता हूँ कि अब इसकी लाइफ 5 साल नहीं 10 साल होगी, तो मैं इसको हर साल 10,000 रुपए से डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दूँ, तो उसकी वजह से भी मेरी इनकम जो है नेट इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने एक्सपेंस कम कर दिया.
उसी तरीके से अमेरिका में जैसे पेंशन फंड्स बहुत होते हैं, तो बहुत सारे फंड जो है वो पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और पेंशन फंड में जब रिटर्न बढ़ता है तो फिर वो बोलते हैं कि आगे अब मेरे को एक्सपेंस जो होने वाला है वो कम होने वाला है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, या पेंशन फंड में इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा जो मेरे को चाहिए उससे भी ज्यादा बन जाएगा, तो उसके एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आप बोलते हैं कि ये मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है। तो बेसिकली उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी कई लोग बोलते हैं कि अगर नेट इनकम या ई में, जिसको हम अर्निंग बोल रहे हैं, उसमें मैनिपुलेशन करने के चांसेस इतने ज्यादा हैं, तो हम पी बाई देख क्यों रहे हैं? तो ये हम स्क्रीन करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में हम कंपनी ढूंढेंगे तो हम अर्निंग से नहीं ढूंढते, हम फ्री कैश फ्लो से ढूंढते हैं। तो फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, दैट विल बी द लास्ट पॉइंट इन दिस, जो कि हम अभी रेशियो देख रहे हैं या क्वांटिटी टर्म्स जो देख समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फ्री कैश फ्लो लास्ट चीज। तो फ्री कैश फ्लो इसलिए देखा जाता है इसको क्योंकि इसको मैनिपुलेट करने के चांसेस काफी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू द अर्न। लेकिन फिर भी हमने बोला हमारा पहला पैरामीटर है ई बाई। अब मैं कोई भी अगर कंपनी ढूंढ रहा हूं तो वैसे तो मैं ये 9 पैरामीटर्स लिखने वाला हूं यहाँ पे शायद में, तो 9 के 9 पैरामीटर्स को मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो याद रखिए, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो मेन प्रॉब्लम करते हैं वो ये होती है कि उनको एक रेशियो समझ पड़ती है, और वो एक रेशियो क्योंकि ठीक लगती है तो वो डिसीजन ले लेते हैं कि इन्वेस्ट कर दें। तो याद रखिए, इन्वेस्टिंग के उसमें आप कोई एक रेशियो पर डिसाइड नहीं कर सकते, इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। आपको सारे पैरामीटर्स को चेक करना है, बट एक एक पैरामीटर करके आप अपने फिल्टर लगा सकते हैं और टिक कर सकते हैं कि ठीक है पहला फिल्टर पार हो गया, सेकंड फिल्टर, ऐसे करके आपको 9 पैरामीटर्स हमारे पास होंगे। तो पहला फिल्टर हमारा जो है वो पी बाई है। तो अभी तक आपने जो सीखा है उससे आपको क्या लगता है कि कितनी पी बाई रेशियो कंपनी की हो? तो मेरे को आंख बंद करके बोल देना चाहिए कि हाँ, पी बाई ई पैरामीटर पे तो ये ठीक है, पी बाई ई पैरामीटर पे तो ये ठीक है। अच्छा, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आगे हम देखेंगे, बट मैं नंबर जानना चाह रहा हूँ कि कितनी पी रेशियो हो तो मैं बोल सकता हूँ चलो इतनी है, तो मेरे को पी बाई के फिल्टर तो मेरा पास हो जाता है। तो मैं जब भी हमेशा बोलता हूँ बैंक रेट। अगर बैंक में आजकल 100 रुपए लगा के 6 रुपए मिल रहे हैं, या आफ्टर टैक्स से 5 रुपए मिल रहे हैं टू मेक इट इजी, तो आपको 20 रुपए लगा के 1 रुपए मिल रहे हैं। तो बैंक में आज 100 रुपए लगा के 5 या 20 रुपए लगा के 1, तो बैंक में एफडी करने की जो पी रेशियो है वो 20 की है, और किसी भी कंपनी की पी रेशियो अगर 20 से कम है और उसमें वो मोड्स हैं, तो इनफैक्ट मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि पहला पॉइंट हमारा पी बाई नहीं है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है पी बाई। पहला पॉइंट तो हमारा क्या होना चाहिए, दैट फर्स्ट पॉइंट शुड बी मोड्स। तो बिजनेस में मोड्स होने चाहिए। अगर बिजनेस में मोड्स हैं और हमको लगता है ये ग्रेट बिजनेस है और उसकी पी रेशियो 20 से नीचे है, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, तो पी बाई ई के पैरामीटर पे तो चल जाएगा। अभी ग्रेट कंपनी जनरली कभी भी आपको 20 के कम से पी रेशियो से नीचे मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं ये ग्रेट है, इसमें मोट है, फ्यूचर इसका ब्राइट है, तो सभी लोग उसमें जनरली क्या पे कर रहे होंगे, कुछ प्रीमियम पे कर रहे होंगे। तो अगर किसी भी कंपनी की पी रेशियो 20 से ज्यादा है, तो क्या हम उसको देख के ही इग्नोर कर दें कि 20 से ज्यादा है, उसको हटा दें स्क्रीन से? हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कभी कभी ग्रेट कंपनीज के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब हमको ये समझ पड़ना चाहिए कि अगर हमको ग्रेट कंपनीज के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है तो हम कितना प्रीमियम दे दें। क्योंकि देखिए, दो चीजें होती हैं स्टॉक में जो हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पहला है कि कंपनी अच्छी होना, दूसरा है उसके लिए प्राइस कितना पे करते हैं। फिर हमको ये समझना है कि अगर मैं ग्रेट कंपनी के प्रीमियम पे कर रहा हूं तो प्रीमियम का कोई मेजर होना चाहिए। तो उसके लिए जब भी किसी कंपनी की पी रेशियो 20 से ज्यादा है, अगर 20 से कम है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बट मतलब पी बाई ई पैरामीटर का फिल्टर पास हो गया। बट अगर 20 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं ठीक है, हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्योंकि आज बैंक में 20 रुपए लगा के 1 रुपए मिल रहे हैं, समझिए कंपनी में 30 रुपए लगा के 1 रुपए मिल रहे हैं, तो आप 10 रुपए का क्या पे कर रहे हैं, प्रीमियम 10 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। लेकिन क्यों पे कर रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि इसका जो कंपनी का 1 रुपया है आज, वो फ्यूचर में ग्रो करने वाला है। तो हमेशा याद रखिए, प्रीमियम विल बी पेड if you think future earnings are going to increase at a very fast rate, और वो फास्ट रेट आपके प्रीमियम को जस्टिफाई करना चाहिए। उसको देखने के लिए कि कितनी ग्रोथ को हम फ्यूचर में अर्निंग्स में जितनी ग्रोथ होने वाली है वो कितनी ग्रोथ होगी, मैं प्रीमियम जो पे कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, उसके लिए थर्ड रेशियो समझ रहे हैं, पेग रेशियो। तो पेग रेशियो का मतलब है प्राइस अर्निंग जो भी आप भर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, डिवाइडेड बाय ग्रोथ इन प्रॉफिट फॉर लास्ट 10 years। तो वॉरेन बफेट फॉलोअर्स बहुत लंबा पीरियड लेते हैं, या बेंजामिन ग्राहम फॉलोअर्स बोलना चाहिए। तो वॉरेन बफेट फॉलोअर्स, बेंजामिन ग्राहम फॉलोअर्स 10 साल का डेटा देखते हैं और ग्रोथ इन प्रॉफिट देखते हैं। अभी के लिए समझिए ग्रोथ इन आप नेट प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन कई लोग ग्रोथ इन फ्री कैश फ्लो भी देखते हैं, बट अभी तक हमने फ्री कैश फ्लो की बात नहीं की है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट फॉर या नेट इनकम फॉर लास्ट 10 years, तो मेरे को CAGR चाहिए। यानी कि अगर अर्निंग थी 100 रुपीज की इन 2007, अगर 2007 में 100 की अर्निंग थी और आज 2017 में 1000 की अर्निंग हो गई है, तो 100 से 1000 ये हर साल करीब 26% CAGR से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। मतलब 100 रुपए की अर्निंग अगर वो एक साल बाद देखते 26%, 126 के ऊपर 26 बढ़ना, 26% हर साल बढ़ते जाती, तो वो 10 गुना बढ़ चुकी होती 10 साल में। तो इसका मतलब ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 years, उसका CAGR वो 26% है। अभी अगर किसी कंपनी की पी रेशियो समझिए 26 है, तो पी बाई इज 26 और ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट इज 26%। तो परसेंट है और ऊपर रेशियो है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमको बस समझना है पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ, वो कितनी हो गई हमारी 1। तो हम बोलते हैं अगर पेग रेशियो 1 है, इसका मतलब इवन दो आपको लग रहा था कि कंपनी की पी रेशियो ज्यादा है, 26 की पी रेशियो हो सकता है ज्यादा है, बट उसकी अर्निंग अगर बढ़ने वाली है समझिए समवेयर अराउंड 26% पर ईयर से,
तो उसकी फ्यूचर की अर्निंग आपके प्राइस अर्निंग रेशियो को जस्टिफाई कर देगा। समझते हैं कैसे? जस्ट रिमूव दिस और समझते हैं कैसे। तो समझिए हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं विच इज पेग रेशियो। हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे तो बोल रहे हैं पेग रेशियो। तो पेग रेशियो का मतलब था प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 10 इयर्स इन सीएजीआर टर्म्स, एनुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो समझिए किसी कंपनी की पी रेशियो 26 है, तो 26 रुपए लगा के प्राइस आप 26 भर रहे हैं, अर्निंग 1 रुपए की हो रही है। अब आपको लग रहा है कि महंगा, जैसे मान लेते हैं निफ्टी, मान लेते हैं निफ्टी, तो निफ्टी में 26 रुपए लगा के आपको 1 रुपए मिल रहे हैं। अगर 26 रुपए लगा के आपको 1 रुपए मिल रहे हैं तो आपको ये सोचना है थोड़ा सा महंगा लग रहा है, लेकिन क्या हमको महंगा दे देना चाहिए, इतना प्रीमियम पे कर देना चाहिए? तो वो डिपेंड करता है कि ये 1 रुपया फ्यूचर में कितने परसेंट से बढ़ेगा। अगर ये 1 रुपया हर साल मान लेते हैं 17% पर एनम से ग्रो करेगा, 17% पर एनम से ग्रो करेगा, तो ये अर्निंग है हम जो बात कर रहे हैं निफ्टी की अर्निंग। अगर ये 17% पर एनम से ग्रो करेगा तो हर 10 साल में एवरी 10 इयर्स ये अर्निंग करीब करीब 5 टाइम्स बढ़ चुकी होगी। 17% सीएजीआर से अगर आप आज 1 रुपए कमाते हैं तो वो 10 साल बाद 17% बढ़ते बढ़ते करीब करीब 5 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब आज अगर मैं इसको टाइम पीरियड 1 मानूं तो आफ्टर 10 इयर्स 10 साल बाद ये अर्निंग जो 1 रुपए की है वो करीब करीब 5 रुपए की हो जाएगी। और आफ्टर 20 इयर्स ये 5 रुपए की अर्निंग फिर 17% अगर बढ़ती गई, क्योंकि निफ्टी है तो अर्निंग बढ़ते जाएगी, तो ये 5 गुना बढ़ के 25 रुपए की अर्निंग हो जाएगी। फिर उसके 30 साल बाद ये अर्निंग जो 25 की है वो वापस 5% बढ़ के 125 की हो जाएगी। इसका मतलब आप जो प्रीमियम भर रहे थे, 26 रुपए का प्राइस भर रहे थे, जो आपको महंगा लग रहा था वो आज की अर्निंग के हिसाब से तो महंगा ही था, बट अगर फ्यूचर में ऐसी ग्रोथ होने वाली है तो एक टाइम आएगा 30 साल बाद जब ये कंपनी कमा कितना रही होगी, 125। अगर ये कंपनी 125 कमा रही होगी आफ्टर 30 इयर्स, तो उस टाइम उसका प्राइस कितना होना चाहिए, वो कैसे सोचेंगे? तो कई लोग बोलेंगे हो सकता है पी रेशियो उतनी की उतनी रह जाए, मतलब लोग 1 रुपए के लिए कितना दे रहे होंगे, 26 रुपए, तो फिर 125 रुपए की अर्निंग के लिए कितना देंगे? तो 125 की अर्निंग के लिए हम देंगे 125 इंटू 26। तो इसका मतलब आज जो चीज 26 रुपए की है वो 26 रुपए की चीज उस टाइम पे 125 इंटू 26 हो चुकी होगी, उतने परसेंट बढ़ गई होगी। मतलब कितने परसेंट बढ़ी? क्योंकि पी रेशियो 26 थी 30 साल पहले और आज भी 26 है, तो इतने साल में अगर पी रेशियो 26 की 26 ही रहती है तो अर्निंग बढ़ी है। अर्निंग हर साल कितने परसेंट से बढ़ी है? 17% से। इसका मतलब आपका प्राइस भी 17% से बढ़ जाएगा। बट मान लेते हैं कि आपने आज जो पी भरा है 26 वो हाई है और इतनी अर्निंग फ्यूचर में आने वाली इतना प्रीमियम अर्निंग तो आएगी, बट इतना प्रीमियम लोग देने वाले फ्यूचर में नहीं है। आज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है ग्रोथ होने वाली है, बाद में जब धीरे धीरे ग्रो करके सैचुरेट कर जाएगा तो फिर पी रेशियोज नीचे आ जाएंगी क्योंकि ग्रो करने के चांसेस कम हो गए होंगे। तो मान लीजिए आज से 30 साल बाद लोग 1 रुपए के लिए 26 रुपए नहीं कितना दे रहे होंगे, 20। मतलब आज जो पी रेशियो 26 की है वो 26 की पी रेशियो 20 आ गई होगी। क्यों आ गई होगी? कि आज की जो आपने 26 पे की है वो प्रीमियम था और बाद में बस धीरे धीरे नीचे करके रीजनेबल नंबर्स पे आ गई है और वो पी रेशियो कितनी हो गई है? 20 हो गई है। तो लोग 1 रुपए के लिए 20 रुपए भर रहे होंगे, तो 125 की अर्निंग के लिए कितना भरेंगे? 125 की अर्निंग के लिए 125 इंटू 20, मतलब ये 2500 रुपए का शेयर हो जाएगा। ये प्राइस जो है वो 2500 का हो जाएगा। तो 2500 का उसका प्राइस होगा आफ्टर 30 इयर्स और उसकी अर्निंग होगी 125। तो उसकी पी रेशियो अगर आप देखें तो कितनी चल रही होगी उस टाइम? 20। लेकिन पी रेशियो तो कम हो गई, फिर भी मैंने जो 26 रुपए लगाए थे वो बढ़ के कितने हो गए? वो बढ़ के 2500 हो गए। इसका मतलब अगर मैं कभी कभी किसी ग्रेट कंपनी के लिए प्रीमियम भर भी देता हूं तो फ्यूचर में उसकी अर्निंग ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से वो जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो जस्टिफाई हो जाता है। उसी तरीके से ये हम पेग रेशियो से यही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना प्रीमियम पे करता हूं। तो कोई इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि किसी को भी ग्रोथ आगे का पता करना रिलेटिवली मुश्किल होता है, बट हम लास्ट 10 साल की ग्रोथ लगा के या फिर लास्ट 10 साल की ग्रोथ से बेटर भी मैं कुछ आगे बताऊंगा हम कैसे यूज करें। बट मान लीजिए किसी कंपनी की पेग रेशियो अगर 1 है, पेग रेशियो 1 का मतलब पी रेशियो 26 है और अर्निंग ग्रोथ भी 26 है, तो इसका मतलब कि प्राइस अर्निंग ज्यादा तो है, इससे ज्यादा तो है, बट उसकी अर्निंग ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि उसको जस्टिफाई कर देता है। तो हम पेग रेशियो को एक नंबर बना देंगे कि इतना पेग रेशियो हो तो मैं प्रीमियम देने को तैयार हूं। जनरली हम पेग रेशियो में बोलते हैं 1.2 टू 1.2 से 1.3 अगर पेग रेशियो हो तो हम उतना प्रीमियम देने को तैयार हैं। अब पेग रेशियो को अगर आप 1.2 लाना चाहते हैं या 1.2 1.3 से कम चाहते हैं तो या तो पी रेशियो नीचे होनी चाहिए या ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी में प्रीमियम पे करना पड़ता है, जैसे समझिए मैंने 30 की पी दे दी, किसी स्टॉक को 30 की पी रेशियो दे दी, तो वो पी मैंने ज्यादा दे दी है, बट अगर उसकी अर्निंग ग्रोथ 25% से होने वाली है तो उसकी पेग रेशियो शायद 1.2 1.3 से कम आ जाएगी। और क्योंकि वो 1.2 1.3 से कम है तो मैं बोल रहा हूँ इतना प्रीमियम तो मैं देने को तैयार हूँ क्योंकि फ्यूचर में ग्रोथ क्या होने वाली है? ज्यादा। अब क्वेश्चन ये है कि हमको ग्रोथ कौन सी लेनी चाहिए, तो इसमें दो अलग अलग व्यूज हैं। कई व्यूज हैं कि आपको लास्ट 10 साल की ग्रोथ देखनी चाहिए और लास्ट 10 साल की ग्रोथ जितनी भी हुई है उसको फ्यूचर में आपको आगे वैसा ही अज्यूम कर लेना चाहिए। बट उसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि हो सकता है जैसा इस पास्ट रहा है फ्यूचर वैसा ना हो। लेकिन जो प्रेडिक्टेबल बिजनेसेस हैं जिनमें मोड्स हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप ही उसी साइज से बढ़ते रहते हैं जिस साइज में बढ़ रहे थे। इसीलिए वॉरेन बफेट बोलता है हम प्रेडिक्टेबल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि हम फ्यूचर अर्निंग्स में जो ग्रोथ होने वाली है उसको गेस करना रिलेटिवली ईजी होता है। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि ऐसे बिजनेस में प्रेडिक्ट करें। बट लास्ट 10 साल अगर आप देख रहे हैं तो एक और तरीका है, सिर्फ लास्ट 10 साल देखने से अच्छा आप इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ें। E&Y की रिपोर्ट आती है, बॉस्टन कंसल्टेंसी रिपोर्ट आती है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट आती है और वो आपको जनरली बताते हैं कि ये सेक्टर कितने परसेंट से बढ़ने वाला है।
अगर आपको पता है कि ये सेक्टर कितने परसेंट से बढ़ने वाला है और आप लीडर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये तो मान ही सकते हैं कि उतने परसेंट से तो ये ग्रो करी जाएगा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री कितने परसेंट से ग्रो करने वाली है। कई बार आप उसमें प्रीमियम भी ऐड कर सकते हैं। बट आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स तब ज्यादा लेना चाहिए जब बिजनेस बहुत प्रेडिक्टेबल हो, और बिजनेस अगर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है तो हम वैसे ही इन्वेस्ट नहीं करते। बट ऐसा लगता है कि अब वो इंडस्ट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जैसे न्यूज़पेपर बिजनेस तो बहुत प्रेडिक्टेबल बिजनेस था आज से 15 साल पहले, लेकिन 10 साल बाद अर्निंग कहां जाएगी पता नहीं। तो रादर देन बेटिंग की न्यूज़पेपर बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा जितना वो पहले ग्रो कर रहा था, मैं कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ के पता लगाऊं कि आप शायद ग्रोथ स्लो हो जाएगी और अब उतना ग्रोथ नहीं होगी, बट फिर भी ये सडनली एक्सटिंक्ट नहीं होगी। जैसे सीडी बिजनेस सडनली खत्म हो सकता है, बट न्यूज़पेपर बिजनेस सडनली खत्म होना बहुत मुश्किल है। तो कई चीजों में हम पास्ट डेटा पे रिलाई कर लेते हैं, कई चीजों में हम फ्यूचर रिलाई करते हैं। जैसे इनकम्स में पता करना रिलेटिवली इजी है कि लास्ट 10 साल में जैसे ग्रोथ हो रही थी शायद वैसी ही ग्रोथ आगे भी होती रहेगी, बट न्यूज़पेपर में जैसे मैंने बोला शायद नहीं। टोबैको बिजनेस में शायद वैसी ग्रोथ नहीं होगी अगर वो डाइन इंडस्ट्री है, तो अगर वो बिजनेस खत्म हो रहा है तो हमने देखा अभी तक कि कोई भी कंपनी स्क्रीन करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स अब तक हैं, और तीनों पैरामीटर्स देखने हैं, और उसके अलावा जो आगे हम 7 पैरामीटर और देखेंगे तो 7 के 7 पैरामीटर देखने होंगे। पहला पैरामीटर देखा हमने बोला कि बिजनेस वही होना चाहिए जो प्रेडिक्टेबल हो, बिजनेस वही होना चाहिए जिसमें मोट हो, बिजनेस वही होना चाहिए जो हम समझ सकें। अगर हम समझ नहीं सकते तो बिजनेस छोड़ देना चाहिए और इंडेक्स में ज्यादा बेट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा हमने बोला अगर बिजनेस अच्छा लग रहा है तो हम कोई भी प्राइस पे नहीं खरीदेंगे, उसकी हम P/E रेशियो देखें। तो P/E रेशियो हमने बोला अगर 20 से नीचे है तो ग्रोथ अगर नहीं भी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा समझिए आज अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे तो आपको 5,000 रुपए मिलते हैं साल के एंड में, और एक बिजनेस ऐसा है जिसमें अगर आपने 1 लाख रुपए रखे तो उसमें 10,000 मिलते हैं। मतलब बैंक की पी रेशियो कितनी है 20, और बिजनेस में 1 लाख लगा के कितने मिल रहे हैं 10,000, तो उसकी पी रेशियो कितनी है 10। तो अगर इसकी पी रेशियो बैंक से भी कम है और इसका फ्यूचर में जो 10,000 रुपया है जो इसकी अर्निंग है, तो यहाँ पे 1 रुपया दिख रही है या हमने बात की थी 10,000, वो फ्यूचर में अगर ग्रो नहीं भी करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे ही मेरे को 10 लगा के 1 मिल रहे हैं जबकि बैंक में 20 लगा के 1 मिल रहे थे। तो पेग रेशियो तब इंपॉर्टेंट है जब मैं बैंक रेट से क्या पे कर रहा हूँ, प्रीमियम। अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो मेरे को प्रीमियम तभी पे करना चाहिए जब मैं फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर उसका ई रेशियो बैंक के रेट से भी क्या हो कम, तो वो हमको देखना चाहिए। अब अगर पी रेशियो 20 से नीचे है तो पेग देखने की जरूरत नहीं है, बट 20 से ऊपर है या जो भी बैंक रेट है उससे ऊपर है तो मैं क्या चेक करूंगा, पेग रेशियो। और पेग रेशियो से ये चेक करने की कोशिश करूंगा कि मैं कितना प्रीमियम पे कर रहा हूँ, और उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ, और पेग रेशियो जितनी कम हो उतना बेटर, क्योंकि इसका मतलब ग्रोथ ज्यादा है और पी आप कम पे कर रहे हैं, तो जितना कम हो पेग रेशियो उतना हमारे लिए बेटर है। बट कम करने के लिए हमने बोला ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए या पी कम होनी चाहिए, बट कितनी पेग रेशियो हो तो हमको चल जाएगा। तो हमने बोला 1.2 1.3 से कम हो तो बेटर, तो ठीक है, तो हमारे ये इस फिल्टर पे वो पास कर जाएगा। बट अगर 1.2 1.3 से ज्यादा है तब आपको सोचना चाहिए कि शायद आप प्रीमियम थोड़ा सा क्या पे कर रहे हैं ज्यादा। बट इसको करने के लिए आप मैथमेटिकली एक्सेल पे शीट बना के भी देख सकते हैं कि कितना प्राइस पे कर रहे हैं, फ्यूचर में ग्रोथ कितनी होगी, तो उसके साथ आप चेक कर सकते हैं। बट आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, अभी तक बहुत सिंपल सा कर रहे हैं, एक पैरामीटर बना दिया है 1.2 1.3 से नीचे कम हो, हम